वाले मेथड से ज्यादा भरोसा हम इस मेथड पे कर सकते हैं, ये तो पक्का है, क्योंकि यहां मेहनत ज्यादा है, सच्चाई जानी है उस बंदे ने, उसने डेटा इकट्ठा किया है सच में और उस डेटा को एनालाइज किया है, उसके बाद कंक्लूजन निकाला है कि हाँ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। कितना सिंपल है। अगर आपको पहले वाला मेथड समझ में आ गया, डिडक्टिव मेथड, इसको समझना उतना ही ज्यादा आसान है जितना आपको समझ में आ गया था। बात समझ में आती है? वहां तो बस लॉजिक लगाया, लॉ बना दिया। यहां पे डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप कंक्लूड करोगे कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है तो कितना है। कोई दिक्कत किसी को बताओ? The logic in this case proceeds from particular to general. यहां पे लॉजिक पर्टिकुलर टू जनरल प्रोसीड करेगा। क्यों? उस बंदे ने इतनी मेहनत करी है। जब भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है बड़े लेवल पे, और उसका जो कंक्लूजन होता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जनरल स्टेटमेंट बन जाती है। इंसान समझदार है, ये भी तो किसी बंदे ने कभी लिखा होगा और रिसर्च करके लिखा होगा, तभी तो वो जनरल सी बात बन गई आज। ये प्रूवन है सारी चीजें। अब अगर ये प्रूवन है, इसको हम बुक में पब्लिश कर सकते हैं, किसी भी बुक में, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है। अब ये जनरल सी बात बन चुकी है। बात समझ में आती है? इससे पहले एक छोटी सी बात थी, पर्टिकुलर चीज थी एक, उस पर्टिकुलर चीज को इसने जनरल स्टेटमेंट बना दिया, रिसर्च करके, एनालाइज करके, डाटा इकट्ठा करके। इसलिए लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, उसका जस्ट अपोजिट। बात समझो, ठीक है जी? कोई दिक्कत किसी को? बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? द प्रिंसिपल स्टेप्स इन दिस मेथड आर परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सेम है बिल्कुल, सेकंड मेथड चेंज हो जाएगा, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। कोई दिक्कत किसी को बताओ? डेटा कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना और उन डेटा के ऊपर प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल्स या टेक्निक्स लगाना। थर्ड, फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड टू सेट रूल्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। मैंने आपसे कहा था कि रीजंस ढूंढना, कि दो स्टेट के बीच में, अगर वो सारी स्टेट में जाके काम कर रहा है, दो स्टेट के बीच में डिफरेंस क्यों है? हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट कम है, क्यों है? उनके रीजंस ढूंढना। ठीक है जी? फिर है मैनी रिसर्च, बस इसके 3 मेथड है, ठीक है? उसके बाद वो कंक्लूड कर देगा, मैनी रिसर्चेज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू इंडक्टिव मेथड सच एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। बाद में आएगा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर टॉपिक जो है वो किस मेथड से निकाले जाते हैं? इंडक्टिव मेथड से। ठीक है जी? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन को छोड़ दो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे की बात कर रहा है। आप इस लाइन के नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। इंडक्टिव मेथड इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड बिकॉज, इस मेथड को हम ज्यादा यूज करते हैं डिडक्टिव मेथड के मुकाबले। क्यों? फर्स्ट, स्टैटिस्टिकल इंडक्शन लीड्स टू प्रिसाइज, एग्जैक्ट एंड मेजरेबल कंक्लूजन्स। क्योंकि इस मेथड से जो रिजल्ट आता है वो प्रिसाइज होता है, छोटा होता है, एग्जैक्ट होता है और मेजरेबल होता है। हम मेजर भी कर लेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितना है, हम ये भी बता देंगे इस मेथड में, क्योंकि हमने रिसर्च की है। ये फायदा है इस मेथड का उस मेथड के मुकाबले। सेकंड, इट अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिविटी ऑफ इकोनॉमिक लॉज। ये इकोनॉमिक लॉज की जो इंपॉर्टेंस है उसको साबित करता है। क्यों? क्योंकि भैया हमने मेहनत करी है, तब जाके कंक्लूजन निकाला है, अब ये इकोनॉमिक लॉ बना है। ऐसे नहीं घर बैठे बोल दिया कि एजुकेशन नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ऐसा हमने नहीं किया। थर्ड थिंग क्या है इसमें देखते हैं, इट शोज दैट जनरलाइजेशंस आर वैलिड ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। और ये शो करता है मेथड कि जनरलाइजेशंस वैलिड कब होती है? जब कुछ कंडीशंस प्रायर वहां पे होती हैं, और वो जो कंडीशन होती है वो भी डिफाइन करेगा यही बंदा जो इंडक्टिव मेथड लगा रहा है कि इन कंडीशंस में अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे।
भाई फॉर एग्जाम्पल उसने रिसर्च करी, वो बोलेगा जब एग्रीकल्चर की सीजन होती है, सीजन में तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, लेकिन जब सीजन नहीं होती एग्रीकल्चर की तब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो किस कंडीशंस में अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये भी वो बताएगा, हमें सारी चीजें विस्तार से बताएगा ये मेथड। उसके बाद बट दिस मेथड सफर्स फ्रॉम, लेकिन इस मेथड में कुछ डिसएडवांटेज है। वो क्या है? रिस्क ऑफ हरीड कंक्लूजन्स हैविंग बीइंग ड्रॉन फ्रॉम एन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ फैक्ट्स। कोई इंसान इंडिया में आया, वो अलग अलग स्टेट्स में गया, लेकिन उसके पास टाइम कम था, उसने कुछ लोगों के ऊपर सर्वे कर दिया बस। वो एक ऐसे गांव में चला गया जिस गांव में जमींदार बहुत कम थे, जमीन बहुत कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, और उस गांव के बेस पे उसने बोल दिया इस स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट है। जल्दीबाजी में, हरीड मींस जल्दीबाजी में उसने कंक्लूजन दे दिया, तो उसका कंक्लूजन गलत हो सकता है। ये डिसएडवांटेज है इस मेथड की। सेकंड, डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सीधी सी बात है, इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसके हर राज्य में जाके डाटा कलेक्ट करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। बताओ जी। थर्ड, द फैक्ट दैट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन हैव वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन इन द साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन एक्टिविटीज। कह रहा है कि भैया इकोनॉमिक्स एक साइंस है, हम बढ़ के आ चुके हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ती है, और ऐसी साइंस को ऑब्जर्व करना और उसके ऊपर कंक्लूजन देना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है। इतनी सी बात बोल रहा है बस। इसके बाद however the two methods are not mutually exclusive। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे आप, एक्सक्लूसिव वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, इसका मीनिंग मुझे बताएंगे। कौन बच्चा इसकी मीनिंग बताएगा मुझे? however the two methods are not mutually exclusive। पढ़ो और बताओ इसका मतलब क्या है। आप दोनों मेथड पढ़ चुके हो। है जी, दोनों मेथड अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक बच्चे ने आंसर दिया, दोनों मेथड एक दूसरे के अपोजिट है। और बताओ, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और आप तो मुझे कॉन्सेप्ट बता रहे हो, मैं इस लाइन का मीनिंग पूछ रहा हूं। और कोई इसे सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। आप बोल रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री है, और फिर बोल रहे हो एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो तो सॉरी सब्स्टिट्यूट होता है वो तो। और बताओ कोई, बताओ भाई। सब बच्चे न्यूज देखते हैं, सब न्यूज देखते हैं, कभी कभी जब पापा देख रहे होते हैं तब तो देखनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा नीचे कभी देखता है एक्सक्लूसिव न्यूज, एक वर्ड लिखते हैं न्यूज चैनल वाले, एक्सक्लूसिव, और वो बहुत बड़ा लिखते हैं, और बार बार वो जो लिखा होता है वो छिपता है फिर आता है, फिर छिपता है फिर आता है। उस वर्ड पे वो बहुत ज्यादा फोकस चाहते हैं आप लोगों का। लेकिन आप ठहरे, आपको पता है डॉन चल रही है उधर, तो चैनल चेंज हो जल्दी से। उस एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ये न्यूज सिर्फ हमारे पास है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज दिखा रहा है। जी न्यूज के अलावा ये न्यूज अभी कोई और चैनल दिखा ही नहीं रहा। ये सर्वे सिर्फ जी न्यूज ने किया है। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ एक चीज का होना एक बार में, सिर्फ जी न्यूज का होना एक बार में। और ये लाइन बोल रही है however the two methods are not mutually exclusive। ये मेथड एक्सक्लूसिव नहीं है कि अगर इंडक्टिव मेथड है तो डिडक्टिव मेथड आएगा ही नहीं वहां पे, नहीं। अगर डिडक्टिव मेथड है तो सिर्फ डिडक्टिव मेथड, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ये दोनों एक बार में देखे जा सकते हैं एक साथ। कैसे? आ जाओ आगे। However, the two methods are not mutually exclusive and are used side by side in any scientific inquiry। ये side by side यूज किए जा सकते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी। Conclusions drawn from the deductive method of reasoning and are verified by the inductive method of observing concrete facts of life। कह रहा सबसे पहले हम डिडक्टिव मेथड से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे,
जैसे उस इंसान ने करी थी कि एजुकेशन नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सबसे पहले डिडक्टिव मेथड लगा दो, क्योंकि डिडक्टिव मेथड लगाने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने। अब अगर आपको लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव मेथड से काम नहीं चलेगा, डिडक्टिव मेथड को वेरीफाई करने के लिए कि ये बात सच भी थी या नहीं थी, इंडक्टिव मेथड लगा दो। मतलब दोनों मेथड साथ में लगा सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद कह रहा है फॉर एग्जाम्पल द हाइपोथेसिस ऑफ रैशनैलिटी मे बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बात बोली थी आपसे इंडक्टिव मेथड के तहत कि इंसान समझदार होता है, उसको चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लो कि यार ये लोग किस तरह के डिसीजन लेते हैं, ये समझदार भी है या नहीं है। बात करो, मतलब बात वही है, जो आप आइडिया लगा रहे हो लॉजिकली, उसको अगर टेस्ट करना है तो इंडक्टिव मेथड पे आना ही पड़ेगा। बताओ जी, लास्ट लाइन, मार्शल राइटली पॉइंटेड आउट इंडक्शन एंड डिडक्शन आर बोथ नीडेड फॉर साइंटिफिक थॉट। हमें दोनों मेथड्स की आवश्यकता है, एज द राइट एंड लेफ्ट फुट आर बोथ नीडेड फॉर वॉकिंग। ठीक है जी, मजे की बात तो यह है, हम पिछले कुछ टाइम से जो टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, लगता ऐसा है बिल्कुल अपोजिट है, लास्ट में आते आते ऑथर उनको एक कर देता है। थोड़ा सा 1-2 पेज पीछे आ जाओ फ्लैशबैक में। सबसे पहले हमने पढ़ा था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट में हमने एक लाइन देखी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें साइंस भी चाहिए और आर्ट भी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस। लास्ट में हमने एक बात पढ़ी कि भैया दोनों चीजें हमें एक साथ चाहिए। नॉर्मेटिव साइंस चाहिए कब, जब हम अप्लाई कर रहे हैं, और पॉजिटिव साइंस कब चाहिए, कब, जब हम थ्योरी बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, और लास्ट में इसने बोल दिया ये दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। अब आप इस बात को नहीं भूलना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखा आज हमने क्या किया, 1 घंटे में सिर्फ 1 पेज किया, बताओ। चले आगे, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक वो टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं पढ़ के आ चुके हैं। जो नॉन इकोनॉमिक्स है वो आज पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एज डिस्कस्ड बिफोर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड productive resources such as land and other natural resources, raw materials, capital equipment, etc., with which goods and services are produced to satisfy those wants are scarce.